हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 ऑफ बायोलॉजी, क्लास 12th, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों, लास्ट के अपने वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने कुछ उस चैप्टर के बारे में जानकारियां भी आपको दी थी, और सर्टेनली वो जानकारियां आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन मेरे स्टूडेंट्स के जिन्होंने मेरे इस वीडियो को देखा है, पीछे वाले वीडियो को, मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि सर आप वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन चैप्टर का ज़रूर दें। तो मैंने भी सोचा क्यों ना, जब बार बार मेरे स्टूडेंट्स मेरे को एक चीज़ के लिए मुझसे कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो मुझे करना चाहिए। दिस इज माई ड्यूटी। सो अगेन इन दिस चैप्टर हम लोग इस चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। थोड़ी सी मैं इसकी जानकारी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, उसके बाद फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के। राइट, चलिए इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम केवल माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। ये माइक्रो वर्ड आया ही माइक्रोस्कोप, यानी बहुत छोटा, इतना छोटा कि वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई। हम अपनी नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, इसलिए इसको चूंकि माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहां मैंने जो शुरुआत आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरे लगी हुई स्क्रीन पर, इट्स वेरी मच क्लियर। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज एंड व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बहुत मामूली सी बात है। इतना छोटा ऑर्गेनिज्म की नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा, तो एक अलग कैटेगरी बना दी जाए ना उसके लिए। क्यों एनिमल्स और प्लांट्स के साथ हम उसको रखे दे रहे हैं? तो देयर इज ए सेपरेट कैटेगरी फॉर सच ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। A complete branch of biology has been made, microbiology, for the study of these microorganisms. I think point has been clear. These include, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज में आप लोगों के सामने बताऊंगा। बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, यीस्ट, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी इसमें रखे गए हैं, और इवन वायरस, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक या कड़ी माना जाता है, वो भी माइक्रोबायोलॉजी में ही स्टडी किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की ही कैटेगरी में रखा गया है। इवन वायरस तो इतना छोटा होता है कि उसको माइक्रोस्कोप से भी देखना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन और बहुत बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स तैयार करे जाते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो इसके लिए कॉम्पिटेबल है ही नहीं किसी भी हालत में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑलमोस्ट ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि हर जगह पर पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी, कि ये हर जगह पर पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर कैसे पाए जाते हैं, क्या मतलब है हर जगह का? हर जगह का मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी पाए जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं। अर्थ पर तो वो पाए जाते हैं। उन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं जो कंडीशन में नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का पाया जाना पॉसिबल ही नहीं है। अब बात को समझने की कोशिश करिए मेरी। जहां पर नॉर्मल कंडीशंस में पाया जाना पॉसिबल नहीं है एक ऑर्गेनिज्म का, वहां पर ये पाए जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर के वाटर में भी दे में सर्वाइव, और -200 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, जहां आम तौर पर किसी प्रकार का ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, ये पाए जाते हैं। आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब चैप्टर का जो मेन मकसद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना नहीं है। चैप्टर का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है डिस्कशन ऑन सम अदर पॉइंट्स। कौन से अदर पॉइंट्स है साहब? वो अदर पॉइंट्स वो हैं जहां की, जैसे कि मैं आप लोगों से कहूंगा कि ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, यानी कि हमारे लिए वो कहां पर फायदेमंद हो सकते हैं। एक बात ये है इंपॉर्टेंट। चलिए बात बेनिफिशियल एक्टिविटीज जो माइक्रोब्स की है वो मैं आप लोगों के साथ लगातार अभी डिस्कस कर रहा हूं। बेनिफिशियल एक्टिविटीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घर में इस्तेमाल होने वाले और जो घर में तैयार होने वाली चीजें हैं, इस्तेमाल नहीं कहूंगा यहां पर मैं, तैयार होने वाली जो आइटम्स हैं उनमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या रोल है। यानी कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घर में जिन्हें तैयार किया जा सकता है, उनमें क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि दही, कर्ड, चीज, स्विस चीज, कॉटेज चीज, डाफ, रॉकफोर्ड चीज, बहुत सारे तरीके के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो घर में ही तैयार किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस की, बियर, वाइन, विस्की, बहुत सारे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की जैसे कि कॉफी, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, वैक्सीन्स, एमिनो एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके के जो इंडस्ट्रियल लेवल पर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जा सकते हैं। इस में मैं केवल आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जितने भी ये मैंने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, इनको आप नोट कर लें और एक एक दो एग्जाम्पल हर एक का विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक और सम अदर रेफरेंस बुक एक एक दो एग्जाम्पल इसके आगे लिख करके तैयार कर ले। आप लोगों को केवल इतना करना है, इसमें और इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका चैप्टर तैयार है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन डिस्कस करना चाहूंगा। पहला ये क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने पर हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा, यानी कि डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वहां पर मौजूद है तो बैक्टीरिया की डेथ निश्चित है। तो यहां पर जो बी पॉइंट है, मैं समझता हूं ये बी पॉइंट जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बी एनॉक्सिक। Anoxic means without oxygen, which would cause death of bacteria and eventually breakage of flocks. तो this is the answer of this question. आप लोग इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। The residue left after methane product from cattle dung is, एक बार कैटल डंग से मीथेन निकाल करके, मीथेन का प्रोडक्शन करके जो कुछ बचता है, हमने एक बार गैसेस निकाल ली, बायोगैस के लिए हमें जो कुछ भी मिलना था वो सब हम ले चुके। अब जो बचा उसका क्या करें? बर्न, जला देंगे। बरीड इन लैंडफिल्स, क्या गड्ढे कर करके जमीन में दाब देंगे। यूज्ड एन मैन्योर्स, खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग सभी बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी जानकारी भी आपको है कि ऐसी चीज़ों को खाद के रूप में बहुत बढ़िया करके इस्तेमाल करा जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सारे के सारे उसके अंदर ही मौजूद है, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, एवरीथिंग इज देयर। तो क्यों ना उसे मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए, हमारी क्रॉप अच्छी होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट असर्शन कहलाता है और दूसरा स्टेटमेंट रीजनिंग कहलाता है, और इन दोनों ही स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट आंसर देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यदि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो उस कंडीशन में आप इसको कहेंगे ए आंसर इज राइट। ओके, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको बी आंसर देंगे। ए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी आंसर देंगे, और अगर दोनों ही फॉल्स है तो हम उसे डी आंसर में रखेंगे। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं असर्शन और रीजन का, कि एनर्जी वैल्यू ऑफ बायोगैस इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एनर्जी वैल्यू ऑफ बायोगैस इज लोअर देन द ऑर्गेनिक मैटर। सर्टेनली ये सही स्टेटमेंट है, बिकॉज एनर्जी एक पार्ट है, बायोगैस एक पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर से निकलने वाला गैस एनर्जी का, राइट। और दूसरा जो इसका रीजन है, बायोगैस मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ फीकल पैथोजन। बिल्कुल ही रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। चलिए, ये यहां पर चूंकि एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम इसको जो आंसर देते हैं आप बताएंगे, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, दिस द आंसर विल बी द बी, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन असर्शन और रीजन का ही निकला। चलिए, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स फंक्शन एट लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल ठीक बात है, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वाली कंडीशन में ही ये अपना फंक्शन करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और जो इसका रीजन है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज प्रोवाइडेड बाय लेग हीमोग्लोबिन। एक पिंक कलर का पिगमेंट पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। वो हमेशा लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ही प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका आंसर बनता है ए। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और बहुत ही बायोगैस एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बेसिक लेवल से आप लोग आई थिंक क्लास 6 और 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और वैसे भी गवर्नमेंट लगातार इसके बारे में प्रमोशंस देती रहती है, तो आप लोगों को पता है, सभी कुछ जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज बायोगैस, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, नेम द माइक्रोब्स इन्वेडेड इन बायोगैस प्रोडक्शन। बच्चों, बायोगैस क्या है? बायोगैस एक अकेली गैस नहीं है, बल्कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज, माइक्रोब्स के लगातार फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होती है। सम बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बिसाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, मिथेनोजेंस। बायोगैस प्लांट हैज ए टैंक। बायोगैस प्लांट आप लोगों ने सबने देखा हुआ है, ओरिजिनली नहीं देखा कोई बात नहीं, आपने उसकी फिगर्स जरूर देखी हैं। बायोगैस प्लांट हैज ए टैंक 10 to 15 फीट, गहरा गड्ढा, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैटर डाल दिया जाता है विद वाटर, यानी कि डंग स्लरी इज फिल्ड, यानी कि
सपोज एनिमल डंग है, उसको पानी में घोल लिया जाता है, तब उसके बाद उसको बायोगैस प्लांट में फिल किया जाता है। स्लरी इज कवर्ड बाय फ्लोटिंग लेड, उसको एक ढक्कन लगा दिया ऊपर से। जब गैस बनती है धीरे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो जो ढक्कन है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। और देयर इज एन एग्जिट ऑफ इन द बायोगैस प्लांट विच इज कनेक्टेड टू ए पाइप, और जहाँ से भी गैस को निकालना है वहाँ पर एक पाइप लगा दिया जाता है उस एग्जिट पर, और उस पाइप के जरिए गैस को हम जहाँ भी हमें उसकी इस्तेमाल करना है, उसको यूज़ करना है, वहाँ तक हम उस पाइप के ज़रिए उसको पहुँचा देते हैं। ये बात आप लोगों को शायद पहले से ही आपकी जानकारी में होगी। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने आ रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्चार्जिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सीवेज दैट इज अनट्रीटेड इनटू ए रिवर। ये बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा होता है कि सीवेज को रिवर्स में डाल दिया जाता है बिना ट्रीटमेंट के, जिसकी वजह से नदी का पानी पॉल्यूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ने की वजह से सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटी। पहले जितना सीवेज पैदा होता था उससे कहीं ज़्यादा सीवेज का प्रोडक्शन आज है, क्योंकि बड़े बड़े शहर बन गए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, रहने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, और जितना ज़्यादा लोग वहाँ पर रहेंगे जहाँ पॉपुलेशन होगी, सीवेज भी उतना ही ज़्यादा होगा। इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन। नदियाँ पॉल्यूटेड होती जा रही हैं और वाटर बोर्न डिजीजेज की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोगों को इसका पूरा अंदाजा हो सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको गवर्नमेंट जगह जगह प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, और वहाँ पर उसके बाद वहाँ सीवेज को ट्रीट करने के बाद ही नदियों में डाला जाता है। तो वंस द BOD ऑफ सीवेज, BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a setting tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. बैक्टीरिया की प्रेजेंस में उस सीवेजेस को डाल दिया जाता है, और लगातार a small part of this activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester. तो दोनों तरीके के टैंक होते हैं। मेन टैंक जो कि एनारोबिक टैंक होते हैं, वहां पर ज्यादातर मात्रा सीवेज की, मैक्सिमम पार्ट ऑफ सीवेज इज पास्ड, राइट। तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि उस सीवेज को फर्मेंट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और वहाँ से एक गैसेस का मिक्सचर पैदा होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बायोगैस है, और इस बायोगैस का इस्तेमाल, इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है और पॉल्यूशन को कम किया जाता है। माय डियर चिल्ड्रन, सीवेज का ट्रीटमेंट जहां एक तरफ हमें एक अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वही दूसरी तरफ उसके अंदर से बायोगैस निकाल करके हम सोर्स ऑफ एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर को, चैप्टर छोटा था, क्वेश्चन थोड़े थे, बट आई होप कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फटाफट अब आप क्वेश्चंस बाकी के बचे हुए मैक्स मार्क सीरीज में रखे हुए क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाइए, और कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप हमें लिख सकते हैं, राइट। जस्ट मेल अस एंड certainly will give your answers. Thank you very much. See you very soon.